हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पेपर 025868 का एनालिसिस। पेपर 868 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस टू करेक्ट इट। नीचे दिए गए वाक्य में एक अंडरलाइन सेगमेंट या रेखांकित खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही शब्द से रिप्लेस करता हो। तो पढ़ते हैं। We used to meet on alternative evenings to discuss the details of the project। विद्यार्थी ध्यान दें, मॉडल यूज टू का प्रयोग भूतकालिक आदतों या दिनचर्या या स्वभाव को बताने के लिए किया जाता है। मीट का अर्थ है मिलना, तो वी यूज टू मीट का अर्थ है मिला करते थे। भूतकाल में हम मिला करते थे। ऑन ऑल्टरनेटिव इवनिंग्स टू डिस्कस का अर्थ है बातचीत करना। द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट है परियोजना, डिटेल्स है उसकी बारीकियां या विभिन्न बिंदु। तो परियोजना के विभिन्न बिंदुओं को डिस्कस करने के लिए हम मिला करते थे ऑल्टरनेटिव इवनिंग्स को। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑल्टरनेट। विद्यार्थी दोनों शब्दों पर विशेष ध्यान दें। अंडरलाइंड वर्ड ऑल्टरनेटिव का अर्थ है विकल्प या फिर एक विशेषण के रूप में वैकल्पिक, विकल्प या वैकल्पिक। जबकि आंसर शब्द ऑल्टरनेट का अर्थ है एकांतरिक, मतलब एक छोड़कर एक। इंग्लिश में कहें एवरी अदर। उदाहरण के तौर पर सोमवार, फिर बुधवार, फिर शुक्रवार ऑल्टरनेट डेज हैं, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। वाक्य में इस शब्द को लगाकर पढ़ते हैं। वी यूज टू मीट, हम मिला करते थे ऑन ऑल्टरनेट इवनिंग्स टू डिस्कस द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। हम एकांतरिक शामों को, मतलब एक शाम छोड़ के उससे अगली शाम, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ऐसे मिला करते थे ताकि हम प्रोजेक्ट की डिटेल्स को डिस्कस कर सकें। तो विकल्प या वैकल्पिक नहीं, ऑल्टरनेट अर्थात एकांतरिक या एक छोड़कर एक। अन्य ऑप्शंस में ऑल्टरिंग आईएनजी फॉर्म है ऑल्टर की, जिसका अर्थ होता है बदलना, और उसी के नाउन है ऑल्टरेशन, जिसका अर्थ है बदलाव। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, फिर से वही निर्देश है अंडरलाइन शब्द को रिप्लेस करें। तो पढ़ते हैं। आई लेफ्ट अर्ली, लेफ्ट का अर्थ है रवाना हुआ। मैं जल्दी रवाना हुआ, जल्दी निकला। लेस्ट आई वुड मिस द लास्ट ट्रेन टू दिल्ली। विद्यार्थी ध्यान दें, लेस्ट एक कंजंक्शन है जिसका अर्थ है ऐसा न हो कि। उदाहरण के तौर पर वॉक स्लोली, आहिस्ता चलो, लेस्ट यू स्लिप, कहीं तुम फिसल ना जाओ। एक अन्य बिंदु, लेस्ट के उपरांत किसी मॉडल की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु अगर चाहें तो शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही वाक्य वॉक स्लोली लेस्ट यू स्लिप को लिखा जा सकता है वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड स्लिप। तो शुड वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं, परंतु उसके स्थान पर किसी भी अन्य मॉडल जैसे कुड, माइट, वुड आदि का प्रयोग गलत होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। इसे लगाकर वाक्य को फिर से पढ़ लेते हैं। आई लेफ्ट अर्ली लेस्ट आई शुड मिस द लास्ट ट्रेन टू दिल्ली। मैं जल्दी रवाना हुआ क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि मुझसे दिल्ली की आखिरी ट्रेन भी छूट जाए। लेस्ट का अर्थ है ऐसा न हो कि। अन्य ऑप्शंस कुड और माइट बिल्कुल सही नहीं हो सकते। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, निर्देश है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक खंड या सेगमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर है, वही हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। द पर्सन हुम केम हियर यस्टरडे वॉज माई क्लासमेट। हमारा आंसर निसंदेह ये होगा, हुम नहीं हु होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, द पर्सन हुम नहीं हु केम यस्टरडे। यहाँ पर्सन सब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन हु चाहिए, ना कि हुम। पर्सन जो कल यहाँ आया था वो मेरा क्लासमेट था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर हम अनुवाद पद्धति से हल करना चाहें तो भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं। हुम का अर्थ है जिसको, जबकि हु का अर्थ है जो। तो वो व्यक्ति जिसको यहाँ आया, बिल्कुल नहीं जो यहाँ आया। द पर्सन हु केम हियर यस्टरडे वॉज माई क्लासमेट। हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुम नहीं, सब्जेक्ट प्रोनाउन हु चाहिए था। करेक्शन ऑप्शन ए में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, फिर से वही निर्देश है। जिस सेगमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि होगी वही हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। इट अपीयर्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, लगता है,
दैट एंथ्रोपोलॉजी, विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द एंथ्रोपोलॉजी का अर्थ है मानव शास्त्र या मानव विकास शास्त्र। मानवीय सभ्यताओं, कल्चर्स आदि के विकास के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। मानव शास्त्र या मानव विकास शास्त्र इज मोर इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स में सबसे अधिक। चूंकि ऑल कहा गया है, अर्थ हुआ सुपरलेटिव डिग्री से। हमारा आंसर होगा मोर नहीं मोस्ट, क्योंकि मोर का प्रयोग हम दो विषयों की तुलना के लिए करते हैं, यहाँ सभी की बात हो रही है। सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट चाहिए, ना कि कंपैरेटिव डिग्री मोर। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, इट अपीयर्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, दैट एंथ्रोपोलॉजी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। हमारा करेक्शन ऑप्शन बी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, फिर से वही निर्देश है। हमारा आंसर वो सेगमेंट, वो खंड होगा जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि हो। तो पढ़ते हैं, अ नंबर ऑफ इंडियंस हैव बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन द यूएसए। विद्यार्थी ध्यान दें, अ नंबर ऑफ का अर्थ है कई सारे या बहुत से। इंडियंस हैव बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बहुत से भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए हैं इन द यूएसए, अमेरिका में, बिकॉज ऑफ देयर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। प्रोफिशिएंसी का अर्थ है निपुणता या दक्षता, इन इंग्लिश isn't it। निसंदेह एरर यहां है, isn't it नहीं, haven't they होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें मिला है टैग क्वेश्चन का एक प्रश्न। नियम है टैग क्वेश्चन में चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, इट नहीं दे होना चाहिए था। नंबर ऑफ इंडियंस प्लूरल है, इट नहीं दे, और मूल वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था, हैव बिकम। तो टैग क्वेश्चन में हम लेंगे हैवंट, ना कि isn't। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, नंबर ऑफ इंडियंस हैव बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन द यूएसए बिकॉज ऑफ देयर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। अंग्रेजी में अपनी निपुणता के कारण कई सारे या बहुत से भारतीय इंजीनियर्स बन गए हैं। हैवंट दे, क्या ऐसा नहीं है? हमारा आंसर ऑप्शन सी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं, ही इज डैश मेकिंग हिज करियर इन सेल्स। बेशक हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ही इज कमिटेड टू मेकिंग हिज करियर इन सेल्स। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द कमिटेड टू का अर्थ होता है वचनबद्ध होना या कृत संकल्प होना। अगर आपका पक्का इरादा है, आप वचनबद्ध हैं, तो आप कमिटेड हैं। विद्यार्थी ध्यान दें, कमिटेड टू के उपरांत हम प्रयोग में लेते हैं जेरेंट यानी आईएनजी फॉर्म, ना कि इन्फिनेटिव अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कमिटेड टू मेक नहीं, कमिटेड टू मेकिंग। इसके अन्य समकक्ष उदाहरण हो सकते हैं, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, डिवोटेड टू, इज यूज टू या आर यूज टू। इन सभी के उपरांत हम जेरेंड या आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। करेक्शन के बाद वाक्य हुआ, ही इज कमिटेड टू मेक नहीं, ही इज कमिटेड टू मेकिंग हिज करियर इन सेल्स। अन्य ऑप्शंस कमिटेड फॉर, विथ या इन, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो प्रश्न शब्द का सिनोनिम हो, पर्यायवाची हो। क्वेश्चन वर्ड है कैस्टिगेट, जिसका अर्थ होता है तीव्र निंदा या आलोचना करना अथवा सार्वजनिक रूप से किसी को फटकारना। तो आप किसी की तीव्र निंदा आलोचना करें, सार्वजनिक रूप से उसे फटकारें, तो आप कर रहे हैं उसे कैस्टिगेट या सेंशर अथवा क्रिटिसाइज। अवेलेबल ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, डिनाउंस का अर्थ भी वही है, भर्त्सना करना, तीव्र आलोचना करना, सार्वजनिक रूप से निंदा करना। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। डिबिलिटेट का अर्थ है कमजोर करना, टू वीकन, जबकि ऑप्शन बी इंट्रीट का अर्थ है विनती करना, किसी से कोई चीज के लिए बड़ा निवेदन करना। तो विनती करना सिनोनिम हो सकता है इम्प्लोर। और अंतिम ऑप्शन प्रेज एक सामान्य शब्द है, आप सभी जानते होंगे, प्रशंसा करना, तारीफ करना। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, निर्देश है प्रश्न शब्द का ओपोजिट या एंटोनिम बताएं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन वर्ड है एम्बिग्यूअस, जिसका अर्थ होता है द्विअर्थी या अस्पष्ट अर्थ वाला। अगर आप ऐसी बात करें जिसका मीनिंग क्लियर ना हो या दो अर्थ हो सकते हो, वो कंफ्यूजिंग हो, अनक्लियर हो, तो वो हुई एम्बिग्यूअस। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लियर, क्योंकि एम्बिग्यूअस है कंफ्यूजिंग या अनक्लियर, अस्पष्ट अर्थ वाला, क्लियर है स्पष्ट। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी एक बेहतरीन ऑप्शन है,
इक्विवोकल का अर्थ भी वही होता है, द्विअर्थी, अस्पष्ट अर्थ वाला। ये प्रश्न शब्द का सिनोनिम है। ऑप्शन सी शेपलेस का अर्थ है आकार विहीन, जिसका कोई निश्चित आकार या ज्यामिति ना हो। और डिटरमिन्ड आप जानते हैं, दृढ़ निश्चयी, पक्के इरादे वाला। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। Moralists are usually persons who abstain from alcoholic drinks. Moralists हैं नैतिकतावादी लोग। ऐसे व्यक्ति होते हैं यूजुअली सामान्यतः who abstain from, abstain का अर्थ है किसी कार्य को न करना, करने से बचना या दूर रहना। abstain from alcoholic drinks, alcoholic drinks है अल्कोहल वाले पेय, शराब या मदिरा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए टी टोटलर्स। विद्यार्थी ध्यान दें, टी टोटलर ऐसा व्यक्ति होता है जो शराब या मदिरा का सेवन नहीं करता है। हमें चूंकि प्लूरल नाउन दी गई है मोरलिस्ट, तो हम प्लूरल में लेंगे टी टोटलर्स, ऐसे लोग जो शराब का सेवन नहीं करते, शराब के सेवन करने से परहेज करते हैं। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी असेटिक का अर्थ होता है तपस्वी या सन्यासी किस्म का व्यक्ति। प्लूरल हो गया असेटिक्स, तपस्वी या सन्यासी लोग। टिपलर कहते हैं शराबी को, तो टिपलर्स हुए ड्रिंकर्स या ड्रंकर्ड्स, शराबी लोग। और सेलिब्रेट कहते हैं ब्रह्मचारी को, तो सेलिब्रेट्स वो लोग हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हमारा आंसर बेशक ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 निर्देश है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। पढ़ते हैं। द चेयरमैन इज क्विक टू फाइंड फॉल्ट एंड इज हार्ड टू प्लीज। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इज हार्ड टू प्लीज के लिए सही शब्द देता हो। चेयरमैन इज क्विक टू फाइंड फॉल्ट, फाइंड फॉल्ट का अर्थ है दोष निकालना, दोष निकालने में बड़ा क्विक है चेयरमैन। एंड इज हार्ड टू प्लीज, प्लीज का अर्थ है प्रसन्न करना, और उसे राजी करना या प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। शब्द फेस्टिडियस का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसे राजी करना बहुत मुश्किल हो, जो बारीकियों पर बड़ा ध्यान देता हो। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। फ्रिवलस का अर्थ होता है तुच्छ, जबकि फसीशियस का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसमें गंभीरता ना हो, जो मस्खरे किस्म का हो। इसके लिए अंग्रेजी में एक अच्छा सिनोनिम हो सकता है फिलिपंट, तो मस्खरे प्रकार का या इनसिंसियर या जिसमें गंभीरता का अभाव हो। और फरोशियस का अर्थ है उग्र या आक्रामक। हमारा आंसर ऑप्शन सी फेस्टिडियस, तोनक मिजाज, बारीकियों पर बहुत ध्यान देने वाला, या जिसे राजी करना या प्रसन्न करना मुश्किल हो ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 निर्देश है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। शब्द मिलियनेयर्स की सही स्पेलिंग है ऑप्शन ए वाली। सही स्पेलिंग होगी MILLIONAIRESS। शब्द मिलियनेयर्स फेमिनिन फॉर्म है मिलियनेयर का। मिलियनेयर यानी बहुत धनवान व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसकी कुल संपत्ति $1 मिलियन या 1 मिलियन पाउंड से अधिक हो, उसे कहते हैं मिलियनेयर। उसका फेमिनिन या स्त्रीलिंग रूप है मिलियनेयर्स, बहुत धनवान महिला। अन्य ऑप्शंस में स्पेलिंग्स में कहीं ना कहीं त्रुटि अवश्य है, पूरी तरह से सही स्पेलिंग है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 निर्देश है, रेखांकित इडियम का अर्थ बताएं। पढ़ते हैं। इन हिज प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, उसके वर्तमान हालात में, सर्कमस्टांसेस हालात हैं। ही कैन जस्ट कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। मुहावरा कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का अर्थ होता है मात्र इतना ही धन या पैसा होना कि आप भूखों ना मरें। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, टू हैव जस्ट इनफ मनी टू बाय फूड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। उसके वर्तमान हालात में उसके पास सिर्फ इतना धन है कि वो अपने और अपने परिवार के लिए भोजन ले सके, भूखों ना मरे। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है सेव हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली फ्रॉम अ पैक ऑफ वुल्व्स। पैक ऑफ वुल्व्स हुआ भेड़ियों का झुंड, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी कहता है सेव हिज फैमिली फ्रॉम हिज क्रूअल एनिमीज एंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक वुल्व्स, बिल्कुल नहीं। कीप द वुल्फ एज अ पेट, नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 फिर से वही निर्देश है, रेखांकित इडियम या मुहावरे का अर्थ बताएं। Some politicians play to the gallery in order to continue in positions of power. विद्यार्थी ध्यान दें, प्ले टू द गैलरी का अर्थ है दिखावटी व्यवहार करना, ऐसा व्यवहार करना जिससे आपको तारीफ मिले, लोग आपके बारे में अच्छा सोचें।
निसंदेह हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, टू बिहेव इन अ वे दैट इज इंटेंडेड। इंटेंडेड यानी इरादा होना, टू विन प्रेज और अप्रूवल, ताकि आपको तारीफ या सामाजिक स्वीकृति मिले। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए कहता है टू ब्राइब द पीपल इन पावर, ब्राइब है रिश्वत देना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी कहता है टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिफोर अ लार्ज ऑडियंस, किसी ऑडियंस के सामने कोई वाद्य यंत्र बजाना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी कहता है टू प्ले द ट्यून्स विच वैक्स द मैसेस नो एंड। विद्यार्थी ध्यान दें, वैक्स का अर्थ है चिढ़ाना, अनॉय करना, द मैसेस है आम लोग जो जनता है, नो एंड का अर्थ है बेहद। तो ऐसा कोई धुन बजाना है, ऐसी धुनें बजाना जिससे लोग बहुत ज़्यादा या बेहद चिढ़ जाएं, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, निर्देश सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। पढ़ते हैं, कोट, आई डोंट नो द आंसर, डू यू, एंड ऑफ द कोट, शी सेड टू मी। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले देखें रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, जिसका अर्थ है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय वर्ब के टेंस को बदला जाएगा। वाक्य का पहला हिस्सा असर्टिव प्रकार का है और दूसरा इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक प्रकार का। इस सारे आलोक में हमारा आंसर हो सकता है मात्र ऑप्शन सी, शी टोल्ड मी, सेड टू मी हो गया टोल्ड मी, दैट आई डोंट नो द आंसर, प्रेजेंट बदल जाएगा पास्ट में, दैट शी डिड नॉट नो द आंसर, और अब इंटेरोगेटिव खंड, एंड आस्क्ड मी, मुझसे पूछा, इफ आई डिड, डू यू प्रेजेंट है, बदल के हो गया इफ आई डिड, इंटेरोगेटिव होने के कारण इफ अथवा वेदर की आवश्यकता थी। वाक्य बना, शी टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट नो द आंसर एंड आस्क्ड मी इफ आई डिड। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा करते हुए, ऑप्शन ए, शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू द आंसर, नहीं। शी सेड दैट शी डिड नॉट नो द आंसर एंड डिड आई नो इट, बिल्कुल नहीं। शी डिडंट नो द आंसर तक तो ठीक है, डिड आई नो इट, बिल्कुल नहीं। प्रश्नवाचक नहीं, साधारण फॉर्म होनी चाहिए। अंतिम ऑप्शन, शी टोल्ड दैट, बिल्कुल नहीं, टोल्ड मी होना चाहिए था। वॉज नोइंग भी गलत है, तो वॉज नॉट नोइंग नहीं हो सकता। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, निर्देश सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव और पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। वाक्य है हु टीचेस यू मैथमेटिक्स। वाक्य एक्टिव प्रकार का है जिसे हमें बदलना होगा पैसिव में। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी दिए हुए वाक्य के टेंस को सबसे पहले पहचाने। हु टीचेस यू मैथमेटिक्स वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इंटरोगेटिव प्रकार का। पैसिव होगा बाई हुम आर यू टॉट मैथमेटिक्स। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, बाई हुम आर यू टॉट मैथमेटिक्स। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी कहता है बाई हुम वर यू टॉट, नहीं, वाक्य प्रेजेंट टेंस का था, वर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी कहता है बाई हुम विल यू बी टॉट, नहीं, हमें फ्यूचर नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस मिला है। ऑप्शन डी कहता है मैथमेटिक्स इज टॉट बाई हुम, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए सेगमेंट्स को पढ़ें और फिर उन्हें सही क्रम में लॉजिकली रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं, दिस फाउंडेशन फॉस्टर्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टीम वर्क। फाउंडेशन है बुनियाद या नींव, फॉस्टर का अर्थ है बढ़ावा देना या फिर पोषण करना। अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टीम वर्क टीम भावना को बढ़ावा देता है। सिंस एंशिएंट टाइम्स, एंशिएंट है प्राचीन, प्राचीन समय से। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, एल्डर्स है बड़े लोग, बड़े लोगों के लिए सम्मान, वरिष्ठों के लिए सम्मान। हैज हेल्ड अ सेंट्रल प्लेस इन जापानीज कल्चर, जापानीज है जापान का, कल्चर है संस्कृति, तो जापानी संस्कृति या जापानीज कल्चर का ये केंद्रीय हिस्सा है बड़ों को सम्मान देना। कॉन्सिक्वेंटली होता है परिणाम स्वरूप, डिसिप्लिन अनुशासन, एंड रूल फॉलोइंग नियमों को फॉलो करना, शेप देयर लाइफस्टाइल उन लोगों के जीवन शैली को आकार देता है। क्या रूप सही मिलता है उनके जीवन शैली को? अनुशासन से और रूल फॉलोइंग से। नियमों को फॉलो करना और अनुशासन उनके जीवन शैली को शेप करता है। एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप कर्टसी, कर्टसी का अर्थ है विनयशीलता या विनय, सामान्य सिनोनिम हो सकता है पोलाइटनेस। एंड ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का अर्थ है
विनम्रता, अहंकार ना होने की स्थिति, मॉडेस्टी, विनम्रता, अहंकार ना होने की स्थिति, आर रिफ्लेक्टेड इन देयर डेली इंटरेक्शंस। रिफ्लेक्ट होता है प्रतिबिंबित होना, दिखती है। इन देयर डेली इंटरेक्शंस, उनके जो डेली इंटरेक्शंस होते हैं, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत, उसमें कर्टसी यानी पोलाइटनेस और ह्यूमिलिटी, विनम्रता या अहंकार न करने का स्वभाव प्रतिबिंबित होता है। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है जापानी संस्कृति में बड़े लोगों का, अपने से बड़ों के सम्मान को कितना महत्व दिया जाता है उसके बारे में है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है QS तथा PR। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट है Q। सिंस एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय से, प्राचीन समय से, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स हैज हेल्ड अ सेंट्रल प्लेस इन जापानीज कल्चर। बड़े लोगों या वरिष्ठों के लिए सम्मान जो है वो जापानीज संस्कृति का केंद्रीय भाग है। Q के उपरांत होगा सेगमेंट S। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, कर्टसी या पोलाइटनेस एंड ह्यूमिलिटी आर रिफ्लेक्टेड इन देयर डेली इंटरेक्शंस। उनके दिन भर के इंटरेक्शंस में, लोगों से बातचीत या व्यवहार में ये बात दिखती है, प्रतिबिंबित होती है। Q तथा S के उपरांत होगा खंड P। दिस फाउंडेशन, ये जो नींव, बुनियाद है, इस बुनियाद या नींव से क्या होता है? फॉस्टर्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टीम वर्क। ये बढ़ावा देती है, ये पोषण करती है टीम भावना की, सेंस का, टीम वर्क में काम करने की जो भावना होती है, मिलजुल के लोगों से काम करें, टीम की तरह काम करें, उस भावना को, उस सेंस को बढ़ावा मिलता है। और अंतिम खंड मात्र R ही हो सकता है। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, उस टीम वर्क की भावना के परिणाम स्वरूप, डिसिप्लिन एंड रूल फॉलोइंग शेप देयर लाइफस्टाइल। डिसिप्लिन और नियमों से चलने का जो स्वभाव है वो उनके जीवन शैली को शेप देता है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट Q, उसके उपरांत S, P तथा R। हमारा आंसर होगा मात्र ऑप्शन B, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92, निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या ऑपोजिट बताएं। क्वेश्चन वर्ड है प्रोग्रेसिव, जिसका अर्थ है आधुनिक सोच वाला या खुले विचारों वाला, मॉडर्न या लिबरल। हमारा आंसर होगा ऑप्शन A। कंजर्वेटिव का अर्थ है पुरानी या दकियानूसी सोच वाला, रूढ़िवादी, दकियानूसी सोच वाला। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन B। रिपीटेड का अर्थ है जो रिपीट हो रहा हो, दोहराया गया या फिर जिसकी पुनरावृत्ति हुई हो। एरिस्टोक्रेटिक एक अच्छा शब्द है। एरिस्टोक्रेटिक का अर्थ है अभिजात वर्ग से या कुलीन वर्ग से। विद्यार्थी ध्यान दें, एरिस्टोक्रेसी का अर्थ है वो वर्ग जो शासन करता है, मीन्स राजा और उससे जुड़े हुए लोग, कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेटिक का अर्थ हुआ एरिस्टोक्रेसी से संबंधित, कुलीन तंत्र से, नोबिलिटी से या अभिजात वर्ग से संबंधित। भव्य भी इसका एक अर्थ हो सकता है। मूविंग, आप जानते हैं मूव का अर्थ है हिलाना, तो मूव हिलाया जाना। वैसे मूविंग एक विशेषण के अर्थ में होता है जो आप में भावुकता पैदा करे। तो अगर कोई बहुत मूविंग सीन है तो वो टचिंग है, आपके दिल को छूता है। शाब्दिक रूप से मूव का अर्थ हिलाना है, आप जानते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन A कंजर्वेटिव ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93, अब की बार बताना है वो शब्द जो प्रश्न शब्द का सिनोनिम हो, दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। पर्यायवाची या सिनोनिम। प्रश्न शब्द है फ्यूरी, जिसका अर्थ होता है क्रोध, एंगर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन C रॉथ। रॉथ का अर्थ भी वही है, क्रोध, गुस्सा। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। सिन का अर्थ है पाप, रिस्क है जोखिम या खतरा, और क्राइम है अपराध। हमारा आंसर ऑप्शन C ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94, फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। वी कैनॉट पोस्टपोन। पोस्टपोन का अर्थ है स्थगित करना। टुडेज डिस्कशन, आज की बातचीत को, ऑन द इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी के सिक्योरिटी के विषय पर जो बातचीत है उसको स्थगित नहीं कर सकते। डैश इट इज अर्जेंट बिकॉज इट इज अर्जेंट। बिकॉज का अर्थ है क्योंकि, अर्जेंट का अर्थ है अत्यावश्यक। वाक्य को फिर से पढ़ते हैं। वी कैनॉट पोस्टपोन टुडेज डिस्कशन, आज के डिस्कशन या वार्ता को स्थगित नहीं कर सकते, ऑन द इशू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी की सुरक्षा को लेकर जो विषय है। बिकॉज क्योंकि ये अर्जेंट है, अत्यावश्यक है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। इन केस का अर्थ होता है अगर कहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल्दो है यद्यपि, देयरफॉर है इसलिए, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन C ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 95 एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है। वही विधि है, पहले पढ़ें और फिर सही क्रम में रीअरेंज करें, अनस्क्रैम्बल करें। तो पढ़ते हैं। द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल। विद्यार्थी ध्यान दें, हॉर्नबिल एक बड़ा पक्षी होता है जिसकी बड़ी सी चोंच होती है, अक्सर मुड़ी हुई चोंच जिसके ऊपर एक कास्क जैसी रचना होती है। ये एक खासा बड़ा पक्षी है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द मोस्ट एंटीसिपेटेड कल्चरल कार्निवल ऑफ दिस स्टेट। विद्यार्थी ध्यान दें, एंटीसिपेटेड का अर्थ है जिसकी लोग काफ़ी प्रतीक्षा करते हो, अपेक्षा करते हो, आप राह देखते हैं। कल्चरल है, सांस्कृतिक। कार्निवल का अर्थ है एक प्रकार का उत्सव ऑफ दिस स्टेट, इस राज्य का। लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर भारत में स्थित। नागालैंड इज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड एन एथनिकली डाइवर्स स्टेट। नागालैंड एक बहुत ही सुंदर एंड एथनिकली डाइवर्स स्टेट। एथनिकली का अर्थ होता है कल्चरली या फिर रेशियली, सांस्कृतिक या सामाजिक रूप से। किसी समाज के एक वर्ग को उसका एथनिक ग्रुप कहा जाता है। तो एथनिकली का अर्थ हुआ कल्चरली या रेशियली। डाइवर्स का अर्थ होता है विविध। स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें जो सांस्कृतिक या फिर जो नस्लीय चीज़ें हैं उनमें काफ़ी अंतर है, विविधता है। तो विविध है बहुत सारी कल्चरल और एथनिक चीज़ें। द हॉर्नबिल, वो पक्षी, इज ऑफन डिस्प्लेड, डिस्प्ले होता है दर्शाया जाना, ऑन द ट्रेडिशनल ट्राइबल हेडगियर। विद्यार्थी ध्यान दें, ट्रेडिशनल है परंपरागत, ट्राइबल है जनजातीय, हेडगियर का अर्थ है ऐसी चीज़ जो आप सर पे पहनते हो। सर पे पहनी गई टोपी, कैप या हैट या पगड़ी, टर्बन हेडगियर है। वॉर्न ड्यूरिंग नागा फेस्टिविटीज़। फेस्टिविटीज़ का अर्थ है उत्सव या उत्सव की जो धूमधाम है वो फेस्टिविटीज़ है। हमें इतना पढ़ने पर खासा सटीक अनुमान हो चला है नागालैंड में हॉर्नबिल के महत्व पर, जो कि एक पक्षी है, बड़ा पक्षी जिसकी काफ़ी बड़ी मुड़ी हुई ताकतवर चोंच होती है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं पहले RQP और अंतिम खंड S। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट R। लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में। नॉर्थ ईस्ट हुआ पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्वी। लोकेटेड स्थित इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वोत्तर भारत में स्थित। नागालैंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल, नागालैंड एक बहुत खूबसूरत एंड एन एथनिकली डाइवर्स स्टेट, और सांस्कृतिक या नस्लीय रूप से विविधता भरा राज्य है नागालैंड, और भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। आर के उपरांत सेगमेंट होगा क्यू। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड कल्चरल कार्निवल ऑफ दिस स्टेट। इस राज्य की बहुप्रतीक्षित, बहुअपेक्षित जो उत्सव होता है वो है द हॉर्नबिल फेस्टिवल। उसके उपरांत सेगमेंट पी, द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल। और ये जो फेस्टिवल है वो भारतीय हॉर्नबिल या इंडियन हॉर्नबिल नाम के पक्षी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अंतिम खंड मात्र ऐसी हो सकता है। द हॉर्नबिल इज ऑफन डिस्प्लेड, इसको अक्सर वहाँ के लोग दर्शाते हैं ऑन द ट्रेडिशनल, परंपरागत, ट्राइबल, जनजातीय हेडगियर, उनके जो टोपी या फिर पगड़ी जैसी चीज़ है, वॉर्न ड्यूरिंग नागा फेस्टिविटीज़, जो नागा लोग अपने उत्सवों में पहनते हैं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले R, उसके उपरांत Q, P तथा S, इसी क्रम में। निसंदेह हमारा आंसर होगा ऑप्शन A, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्न हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक सेट या समुच्चय, जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। दिए गए पैसेज को पहले पढ़ें फिर उसे हल करें। यदि समय अपर्याप्त या नाकाफ़ी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें, और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। टूरिज्म, पर्यटन, इज वन डैश द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज। लार्जेस्ट है सबसे बड़ी, इंडस्ट्रीज है उद्योग इन द वर्ल्ड। जेनरेटिंग, उत्पन्न करना, जन्म देना, पैदा करना, डैश 200 मिलियन जॉब्स। विद्यार्थी ध्यान दें, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो 200 मिलियन हुआ 20 करोड़। 200 को गुणा करें 10 लाख से, पाएंगे 20 करोड़। 200 मिलियन यानी 20 करोड़ जॉब्स, क्योंकि मिलियन है 10 लाख। इट इज़ वाइटल, वाइटल का अर्थ है बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमीज ऑफ डैश कंट्रीज। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि ये पर्यटन के महत्व के बारे में, खासकर
जो इससे रोजगार उत्पन्न होता है, उस विषय में है। अब हम इसे हल करते हैं। टूरिज्म इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, सबसे बड़े उद्योग जो है विश्व में, इन द वर्ल्ड, उनमें से एक है टूरिज्म। वन ऑफ मीन्स उनमें से एक। अन्य ऑप्शंस में एट, बाई, द्वारा, ऑन, बिल्कुल नहीं, वन ऑफ, उनमें से एक। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, is one of the largest industries in the world, generating dash 200 million jobs, generating almost, और ये उत्पन्न करता है, जन्म देता है लगभग 200 मिलियन यानी 20 करोड़ जॉब्स को। ऑलमोस्ट है लगभग, एटलीस्ट कम से कम, एटमोस्ट, एट लास्ट बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हुए ऑलमोस्ट 200 मिलियन जॉब्स, इट इज़ वाइटल, ये बहुत महत्वपूर्ण है फॉर द इकोनॉमीज ऑफ मैनी कंट्रीज, ये बहुत से देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वाइटल है। अन्य ऑप्शंस में मैनी पर विशेष ध्यान दिया जाए। मैनी हो तो सकता था अगर यहाँ कंट्रीज के स्थान पर कंट्री होता तो, क्योंकि मैनी ए या मैनी एन के उपरांत नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, जैसे या तो कहे मैनी पीपल या कहे मैनी अ पर्सन। तो चूंकि कंट्रीज प्लूरल है, ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता। लॉट ऑफ नहीं, अ लॉट ऑफ हो सकता था, पर अ लॉट ऑफ का अर्थ है बहुत सारे। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, हमें न तो अ लॉट ऑफ मिला है न ही लॉट्स ऑफ मिला है, तो लॉट ऑफ अशुद्ध है, मोस्टली है। मुख्यतः हमारा आंसर मैनी ही रहेगा, बहुत से। आगे बढ़ते हुए, वाइटल फॉर द इकोनॉमीज ऑफ मैनी कंट्रीज, द डाउन साइड। डाउन साइड का अर्थ होता है किसी चीज़ का अनाकर्षक या नेगेटिव पक्ष। तो जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, इज दैट टूरिज्म इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज है जलवायु परिवर्तन। इसका एक नकारात्मक पक्ष ये है कि टूरिज्म या पर्यटन एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, योगदान करता है ये क्लाइमेट चेंज में। अन्य ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्टर का अर्थ आप जानते हैं, ठेकेदार। जेनरेटर का अर्थ है उत्पन्न करने वाला, और डिस्ट्रीब्यूटर का अर्थ है वितरक। कुछ लोगों को लगेगा कि जेनरेटर क्यों नहीं, यू आर जेनरेटर ऑफ समथिंग, और हमें मिला है टू, तो कंट्रीब्यूटर टू। और फिर जेनरेटर अक्सर क्या होता है, कोई व्यक्ति या कार्य, जबकि टूरिज्म योगदान करता है किसमें, क्लाइमेट चेंज में। तो कंट्रीब्यूटर टू समथिंग, ना कि जेनरेटर। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज थ्रू का अर्थ के माध्यम से, द कार्बन डैश इट कॉजेस, द कार्बन इमिशंस। इमिशन का अर्थ होता है उत्सर्जन। जो कार्बन उत्सर्जन होता है टूरिज्म के कारण, उसके कारण ये योगदान देता है किसमें, नकारात्मक योगदान देता है क्लाइमेट चेंज में। ये इसकी डाउन साइड है। इमिशन का अर्थ है उत्सर्जन, धुआं आदि निकलना। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। अमिशन का अर्थ है चूक या गलती। आपसे कोई गलती हुई, चूक हुई, तो वह अमिशन है। ऑप्शन सी इरप्शन एक बहुत अच्छा शब्द है। इरप्शन का अर्थ होता है विस्फोट, तो इरप्शंस हुए विस्फोट। और वेरिएशन का अर्थ है विविधता या बदलाव। अगर किसी चीज़ में वेरिएशंस हैं तो बदलाव है, विविधता है। हमारा आंसर बेशक ऑप्शन ए इमिशन सी रहेगा। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 868 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।